विश्व के इतिहास में कई महान रानियां हुई हैं, लेकिन जिनके शासन की मिसाल आज तक दी जाती है उनमें सबसे ऊपर नाम आता है मिस्र की क्लियोपैट्रा का। अद्वितीय सौंदर्य की मलिका और उससे भी बढ़कर एक चतुर, तेज तर्रार और असाधारण रूप से बुद्धिमान शासक। क्लियोपैट्रा की सुंदरता का जादू इतना प्रभावशाली था कि उस दौर के कई बड़े शासक उसके आकर्षण और बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। राजनीतिक और कूटनीतिक मामलों में उसकी क्षमता का दुनिया लोहा मानती थी। वह मिस्र की आखिरी रानी थी जिसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। दुनिया भर में अगर किसी रानी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और खोजा गया तो वह है क्लियोपैट्रा, द लास्ट फेरो ऑफ इजिप्ट। उनहत्तर ईसा पूर्व मिस्र की राजधानी अलेक्जेंड्रिया में एक ऐसी बच्ची का जन्म हो रहा था जो आगे चलकर विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों को चुनौती देने वाली थी। क्लियोपैट्रा मूल रूप से कहाँ की थी, इस बारे में अभी तक कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है, लेकिन इस पर बहुत से अलग अलग विचार हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो मैसेडोनिया से थी, जबकि दूसरों का कहना है कि उनकी जड़ें अफ्रीका से जुड़ी हुई हैं। बावजूद इन सब के उन्होंने खुद को मिस्र की रानी के रूप में स्थापित किया। वह टॉलेमिक राजवंश की आखिरी रानी थी, वही राजवंश जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के सेनापति टॉलेमी ने मिस्र में स्थापित किया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया और मिस्र उन टॉलेमीज के हाथों आ गया जो खुद को दैवीय मानते थे। वो देवताओं की तरह कपड़े पहनते थे। भाई बहनों की शादी उस वक्त एक परंपरा थी और सत्ता के लिए एक दूसरे का कत्ल करना आम बात थी। और इसी हिंसक दुनिया में क्लियोपैट्रा की परवरिश हुई। राजनीति, जहर और षड्यंत्र से भरी दुनिया। टॉलेमिक शासक आमतौर पर मिस्र की भाषा सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन क्लियोपैट्रा इन सब से पूरी तरह अलग थी। उन्होंने ग्रीक, लैटिन, एरामिक, एथियोपिक भाषाओं के साथ साथ मिस्र भाषा भी सीखी। पूरे टॉलेमिक राजवंश की वो मिस्र भाषा बोलने वाली पहली शासक थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह दर्शन, गणित, नृतत्व कला, नेविगेशन और खगोल विज्ञान में भी प्रसिद्ध थी। उनके शासन में मिस्र की महान लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी सक्रिय थी, जहां हजारों विद्वान शोध करते थे। 51 ईसा पूर्व जब क्लियोपैट्रा सिर्फ 18 साल की थी, तब उनके पिता टॉलेमी 12 की मृत्यु हो गई। अब उन्हें अपने 11 वर्षीय भाई टॉलेमी 13 के साथ राज सिंहासन साझा करना था और परंपरा के अनुसार उससे शादी भी करनी थी। लेकिन मिस्र के दरबार में सत्ता संभालना एक रक्त रंजित खेल था। देखते ही देखते कुछ वर्षों में दोनों भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बन गए और अंततः क्लियोपैट्रा को अलेक्जेंड्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो गाजा पहुंच गई और वहां अपनी पकड़ जमाना शुरू कर दिया। साथ ही वो एक सेना भी तैयार करने लगी। अब मिस्र में सत्ता वापस पाने के लिए क्लियोपैट्रा के पास सिर्फ एक रास्ता था, रोम, जो उस समय भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। रोमन रिपब्लिक का गृह युद्ध अपने चरम पर था। एक तरफ जूलियस सीजर रोम का सबसे सफल सेनापति था, तो दूसरी तरफ उसका घनिष्ठ मित्र और अब प्रतिद्वंदी पोम्पे द ग्रेट था, जो खुद भी रोम का महान जनरल माना जाता था। सीजर गृह युद्ध जीत चुका था और पोम्पे उससे बचने के लिए भूमध्य सागर पार करके मिस्र पहुंच गया था। क्योंकि मिस्र रोम का ही अधीनस्थ भाग था, इसलिए उसको लगा कि टॉलेमिक शासक उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मिस्र के दरबार में ही पोम्पे की हत्या कर दी गई ताकि मिस्र के राजा टॉलेमिक 13 सीजर को खुश कर सके। 48 ईसा पूर्व सीजर पोम्पे का पीछा करते करते मिस्र पहुंच गया, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे एक और संघर्ष का सामना करना पड़ा। मिस्र की गद्दी के लिए क्लियोपैट्रा और उसके भाई टॉलेमिक 13 के बीच गृह युद्ध चल रहा था और टॉलेमी 13 और उसके सलाहकार चाहते थे कि सीजर क्लियोपैट्रा से ना मिले। वो सिर्फ पोम्पे की मौत का जश्न मनाए और मिस्र के मामलों से दूर रहे, क्योंकि उनको डर था कि अगर सीजर क्लियोपैट्रा से मिला तो वो उसी का साथ देगा। इसलिए उन्होंने क्लियोपैट्रा को महल में प्रवेश तक नहीं करने दिया। लेकिन वो अपनी राजगद्दी खोना नहीं चाहती थी और इसलिए उसने एक चाल चली। रात के समय दो विश्वसनीय सेवकों ने क्लियोपैट्रा को एक कारपेट में लपेटा और बिना किसी को शक हुए सीजर के निजी कक्ष तक पहुंचा दिया।
जब कालीन खोला गया तो सीजर पूरी तरह हैरान रह गया। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला थी, जो अत्यंत शिक्षित, कई भाषाएं जानने वाली और तो और राजनीतिक ज्ञान रखने वाली शासक थी। उसकी यही बेखौफ एंट्री सीजर को प्रभावित कर गई और वहीं उसी रात मिस्र की राजनीति की दिशा बदल गई। सीजर ने क्लियोपैट्रा की सहायता करने का फैसला किया। जब यह बात टॉलेमी 13 को पता चली तो उसके और क्लियोपैट्रा के सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। लड़ाई का अंत तब हुआ जब नील रिवर के पास भागते हुए टॉलेमी का जहाज पलट गया और डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सीजर ने क्लियोपैट्रा को मिस्र की इकलौती शासक घोषित कर दिया और वहीं से रोम और मिस्र की राजनीतिक साझेदारी शुरू हुई। साथ ही सीजर और क्लियोपैट्रा का प्रेम संबंध भी। 47 ईसा पूर्व क्लियोपैट्रा ने सीजर के पुत्र सिजेरियन को जन्म दिया, जिसका आधिकारिक नाम टॉलेमी 15 सीजर था। रोम में इसका राजनीतिक असर भूकंप जैसा था, क्योंकि एक रोमन नेता का उत्तराधिकारी रोम में नहीं बल्कि मिस्र में पैदा हुआ था, जो आधा मिस्री और आधा रोमन था। यह बात रोम की राजनीति के लिए असहज थी, क्योंकि सीजर के बाद सत्ता किसको मिलेगी, इस बात पर सवाल उठने लगे थे। कुछ साल बाद क्लियोपैट्रा स्वयं रोम पहुंच गई, लेकिन किस्मत ने एक अलग मोड़ लिया। 44 ईसा पूर्व सीजर की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के साथ ही क्लियोपैट्रा का रोम से जुड़ा राजनीतिक सहारा खत्म हो गया। अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी, क्योंकि रोम का समर्थन ही मिस्र की सुरक्षा और उसकी सत्ता का सबसे बड़ा आधार था। सीजर की मौत ने क्लियोपैट्रा को फिर से मिस्र लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद रोम 3 हिस्सों में बंट गया था। पहला ऑक्टेवियन, सीजर का गोद लिया हुआ पुत्र और आधिकारिक रूप से उसका उत्तराधिकारी। दूसरा मार्क एंटोनी, सीजर का सबसे भरोसेमंद जनरल। तीसरा लेपिडस, एक वरिष्ठ रोमन राजनेता। इन तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और मिलकर सत्ता संभालने लगे। इन्हीं में से एक थे मार्क एंटोनी, युद्ध भूमि के हीरो, बेहतरीन वक्ता और रोम की सेना के सबसे प्रभावशाली कमांडर। उनको पूर्वी क्षेत्रों की जिम्मेदारी मिली थी और यहीं से ही उनकी कहानी क्लियोपैट्रा के साथ जुड़ती है। 41 ईसा पूर्व जब एनाटोनी ने क्लियोपैट्रा को अपने पास तेरेसिस मिलने बुलाया तो यह मुलाकात साधारण नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार वह एक सजावटी सुनहरी नाव में वहां पहुंची, जिसके पाल बैगनी रंग के थे, जो राजसी शक्ति का प्रतीक थे। वह ग्रीक देवी एफ्रोडाइट की तरह सजी हुई थी। उसके जहाज से उठने वाली सुगंध और भव्यता ने एनाटोनी को हैरान कर दिया था। क्लियोपैट्रा के राजनीतिक प्रभाव को तो वो पहले से ही जानता था, लेकिन तेरेसिस में उसकी पहली झलक ने एनाटोनी को प्रभावित कर दिया। शुरुआत में तो उनका साथ राजनीतिक था, क्योंकि एनाटोनी को मिस्र की संपत्ति और उनकी सेना का समर्थन चाहिए था और क्लियोपैट्रा को रोम की सुरक्षा और एनाटोनी का प्रभाव। लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता प्रेम कहानी में बदल गया, जिसके बाद उनके 3 बच्चे हुए। इसके अलावा एनाटोनी ने क्लियोपैट्रा को पूर्वी भूमध्य सागर के क्षेत्रों में अधिकार दिलाया, जिससे उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। लेकिन एनाटोनी का यह बढ़ता प्रभाव और क्लियोपैट्रा के साथ उसका साथ रोम के दूसरे बड़े शक्तिशाली नेता ऑक्टेवियन को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑक्टेवियन, जो सीजर का गोद लिया हुआ पुत्र था, एनाटोनी को मिस्र के भविष्य के लिए खतरा समझने लगा था और यहीं से ही मिस्र और रोम की राजनीति टकराने लगी। 31 ईसा पूर्व भूमध्य सागर की राजनीति अपने अंतिम निर्णायक मोड़ पर थी। एक्टियम का युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ एंटनी और क्लियोपैट्रा का महागठबंधन था, जिसमें मिस्र की शक्ति, धन और संसाधन शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ ऑक्टेवियन की नौसेना थी, जिसका नेतृत्व कर रहा था अग्रिपा, जो रोम का सबसे कुशल नौसैनिक कमांडर था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, पूरा आकाश धुएं से ढक गया। समुद्र आग और खून से भर गया था। दोनों तरफ से सेनाएं एक दूसरे की तरफ लगातार प्रहार कर रही थीं। क्लियोपैट्रा का जहाज, जो युद्ध में एक मोबाइल कमांड सेंटर भी था, पलटते हालात देखकर पीछे हट गया। क्लियोपैट्रा को पीछे हटते देख एनाटोनी ने भी अपना जहाज उसकी तरफ मोड़ लिया और बस उसके इसी निर्णय ने युद्ध की दिशा बदल दी। एनाटोनी और क्लियोपैट्रा युद्ध में बुरी तरह हार गए। यह हार सिर्फ सैन्य नहीं थी, बल्कि मिस्र के भविष्य का अंत थी, जिसके बाद दोनों भागकर अलेक्जेंड्रिया चले। 30 ईसा पूर्व इस युद्ध के पूरे 1 साल बाद ऑक्टेवियन अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया।
उस दौरान एक झूठी खबर फैल गई कि क्लियोपैट्रा ने आत्महत्या कर ली है। यह खबर सुनते ही मार्क एंटोनी पूरी तरह टूट गया। उसने अपने सीने में तलवार घोंपकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत नहीं मरा। उसे गंभीर अवस्था में क्लियोपैट्रा के पास ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु क्लियोपैट्रा की बाहों में हुई। मार्क एंटोनी की मृत्यु के बाद ऑक्टेवियन ने क्लियोपैट्रा को बंदी बना लिया। क्लियोपैट्रा को अपमानित होकर गुलाम बनना बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसलिए कुछ दिनों बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु को लेकर कई सारी ऐतिहासिक कहानियां हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे अधिक प्रचलित रोमानी स्रोतों की कहानी है, वो कहती है कि क्लियोपैट्रा ने खुद को एस्प यानी मिस्री जहरीली सांप से डसवाकर आत्महत्या की थी। क्लियोपैट्रा की मृत्यु के बाद ऑक्टेवियन, जो अब रोम का सबसे शक्तिशाली राजा बन चुका था, ने क्लियोपैट्रा की रोम में ऐसी छवि फैलाई जो सच्चाई से पूरी तरह अलग थी। उसने क्लियोपैट्रा को एक ऐसी स्त्री बताया जो अपनी खूबसूरती और आकर्षण से रोमानी नेताओं को बहकाती थी। उसने यह छवि इसलिए गढ़ी ताकि एनाटोनी की राजनीतिक गलती क्लियोपैट्रा पर डाली जा सके और एनाटोनी को कमजोर दिखाया जा सके, ताकि रोम के लोगों को यह विश्वास हो जाए कि एनाटोनी ने मिस्र की रानी के प्रभाव में देशद्रोही की थी। यह प्रचार इतना शक्तिशाली था कि दुनिया अगले 2000 वर्षों तक क्लियोपैट्रा को सिर्फ एक खूबसूरत और खतरनाक रानी के रूप में ही पहचानती थी। शेक्सपियर, रोमानी लेखक और यूरोपीय चित्रकार सभी ने इसी रोमानीकरण और गलत छवि को आगे बढ़ाया। लेकिन आज के इतिहासकार क्लियोपैट्रा की असली पहचान बताते हैं। वो सिर्फ एक सुंदर महिला ही नहीं थी, एक रणनीतिकार, एक बहुभाषी विदुषी जो कई भाषाएं बोल सकती थी, कुशल प्रशासक, आर्थिक सुधारक, नौसैनिक, रणनीति की समझ रखने वाली प्रशासक थी और साथ ही प्राचीन मिस्र की अंतिम फेरो थी। उनके शासनकाल में बहुत से सुधार हुए जिनका कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं। उनके समय मिस्र की अर्थव्यवस्था सुधरी, कृषि उत्पादन बेहतर हुआ और नील रिवर के किनारे सफाई अभियान चलाए गए और साथ ही ग्रीक मिस्री संस्कृति का भी अनोखा मिश्रण विकसित हुआ, जिसे ग्रीसो इजिप्शियन आइडेंटिटी कहा जाता है। उनकी मृत्यु के साथ ही ऑक्टेवियन ने मिस्र को रोम का प्रांत बना दिया और इसी के साथ ही टॉलेमिक राजवंश समाप्त हो गया, साथ ही मिस्र का स्वतंत्र साम्राज्य भी। लेकिन मिस्र के इतिहास में क्लियोपैट्रा जैसी प्रभावशाली, शिक्षित और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली रानी फिर कभी दिखाई नहीं दी। आज तक क्लियोपैट्रा की कब्र नहीं मिली है। कुछ प्राचीन स्रोतों के हिसाब से क्लियोपैट्रा और मार्क एंटोनी को समुद्र के किनारे एक शाही मकबरे में एक साथ दफनाया गया है।